हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। अब तक हमने देखा कैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप में सोसाइटी चेंज हो गई थी, वर्कर्स को किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, कैसे उन्होंने अलग अलग पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स की डिमांड की थी और उनको जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग जो उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला गया, कैसे नए नए आइडियाज आए, कैसे सोशलिज्म का यूरोप में एंटर हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, विच इज द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। क्या है इसमें देखो, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो पुअर वर्कर्स हैं, इनकी मुश्किलें, इनके स्ट्रगल और अमीर गरीब के बीच में, रिच पुअर के बीच में जो गैप लाइन है, ये सब देखकर जो नए नए थिंकर्स और जो रिफॉर्मर्स हैं, उन्होंने नए नए आइडियाज को सोचना शुरू किया था। इस दौरान मींस जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो टाइम चल रहा था, इस पीरियड के दौरान सोशलिज्म का एक आइडिया डेवलप हुआ। सोशलिज्म बेसिकली क्या है, मतलब इसका मेन गोल क्या है कि जो भी काम हो वो सबके वेलफेयर के लिए हो, सिर्फ प्रॉफिट के लिए ना कोई काम किया जाए, सबका भला होना चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपना पर्सनल फायदा देख के नहीं, बल्कि सबको अगर उससे लाभ हो रहा है तो ही वो काम करना चाहिए। एक और बात, सोशलिस्ट का मानना था जो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये इनइक्वालिटी का मेन रीजन है। मीन्स जो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये सोसाइटी में इनइक्वालिटी को, असमानता को बढ़ा रही है। और अगर प्रॉपर्टी कलेक्टिवली हो, मीन्स इकट्ठी हो, गवर्नमेंट उस पे देखे कि क्या करना है क्या नहीं, अगर ऐसे हो तो कोई किसी को बड़ा या कोई किसी को गरीब या छोटा नहीं समझेगा, सब इक्वल रहेंगे। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, बेसिक आइडिया ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म की क्या बेसिक आइडियाज थे, देखो कि सोसाइटी का जो काम है ना, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सबके वेलफेयर के लिए भी होना चाहिए। सोसाइटी में अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होना चाहिए, ना कि अपना पर्सनल फायदा देख के वो काम किया जाना चाहिए। सेकंड, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये इनइक्वालिटी और पॉवर्टी इंक्रीज होने का मेन रीजन है, इसीलिए इस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। गवर्नमेंट को ये सारी चीजें अपने अंडर में रखनी चाहिए ताकि इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को कुछ परसेंट ही सही लेके कम किया जा सके। आगे देखो, सेकंड है हमारा इम्पोर्टेंट थिंकर्स। हमें कुछ थिंकर्स के बारे में बताया गया है जिन्होंने सोशलिज्म के आइडियाज को स्प्रेड किया। इस चीज को लेके उन्होंने अलग अलग अपने विचार रखे। तो चलिए देखते हैं। हमारा फर्स्ट थिंकर है रॉबर्ट ओवन, जो कि ब्रिटेन के थिंकर थे। क्या कहा है इन्होंने, रॉबर्ट ओवन थे जो इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी जिसका नाम था द न्यू हार्मनी। उनका मानना था कि अगर सभी लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एक साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे की जरूरतों को समझें, एक दूसरे की हेल्प करें, तो वर्कर की जो लाइफ है वो इम्प्रूव की जा सकती है। जैसे कि स्कूल्स में ग्रुप काम करते हैं ना, जैसे 5-6 बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, वो सब सारे काम एक साथ मिलके करते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमारी सोसाइटी में सब एक दूसरे को कोऑपरेट करें, सब एक दूसरे की हेल्प करें, तो वर्कर की जो लाइफ है, वर्कर का जो स्ट्रगल है, उसको कम किया जा सकता है। और स्कूल में ग्रुप बनता है तो सब एक साथ मिलकर जब काम करते हैं तो अगर रिवॉर्ड मिला तो सबको मिलता है, अचीवमेंट मानी जाती है तो सबकी अचीवमेंट मानी जाती है। ठीक इसी तरह अगर सोसाइटी में भी सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, तो सोसाइटी को भी फायदा होगा और जो कि हेल्प करेगा हमारे समाज को आगे बढ़ने में, हमारी सोसाइटी को ग्रो करने में। आया समझ? आगे देखो, सेकंड थिंकर हमें दिए गए हैं लुइस ब्लैंक, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। इनका कहना था कि वर्कर्स को आपस में मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ compete नहीं करना चाहिए, किसी तरह का कोई होड़ नहीं रखनी चाहिए। मीन्स लड़ाई झगड़े वाली भावना, भाई इसको पीछे करके मैं आगे निकल जाऊं, ऐसी कोई भी भावना वर्कर्स को नहीं रखनी चाहिए, बल्कि मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनानी चाहिए जहां पर सभी लोग एक साथ मिलकर काम करें और फायदा सबको इक्वली मिले।
ये तो आपको भी पता ही है, अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी भी होगा, काम अच्छा भी होगा, पहले के कंपैरिजन और बेटर होगा, है ना। और अगर हम एक दूसरे को पीछे छोड़ने के चक्कर में लगे रहे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े वाली भावना अपने अंदर रख के काम करेंगे तो ना ही वो काम अच्छा होगा, ना ही काम ज्यादा होगा, है ना। तो इसीलिए लुइस ब्लैंक का मानना था कि सभी को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर कर काम करना चाहिए, टीम वर्क को प्रायोरिटी देनी चाहिए, मींस एक साथ मिलकर काम करने को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि किसी तरह की कोई सेल्फिश कंपटीशन को बढ़ाना चाहिए। आया समझ? आगे देखो, नेक्स्ट थिंकर हमें दिए गए हैं कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। क्या बताया गया इनके बारे में? देखो, जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे, इन्होंने सोसाइटी को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट वन इज बोर्गेसीज, सेकंड इज प्रोलेटरेट। बोर्गेसीज जो फैक्ट्री ओनर्स थे, यानी जो खुद प्रॉपर्टी के मालिक थे। सेकंड वन इज प्रोलेटरेट, मींस जो वहां पर काम करते थे, यानी जो एक्सप्लॉइट होते थे, यानी कि वर्कर, लेबर। इनका मानना था कि जो कैपिटलिज्म है ना, इसमें वर्कर्स का शोषण हो रहा है, मींस जो पूंजीपतिवाद चल रहा है, मींस जो बड़े बड़े लोग अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, इस तरीके से जो वर्कर्स हैं इनका शोषण हो रहा है, इनको बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इसीलिए एक वर्कर रेवोल्यूशन भी होना चाहिए। इसका मेन गोल क्या था कि एक क्लासलेस सोसाइटी बनाई जाए, कोई भी रिच पुअर का गैप ना रहे, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, जहां पर प्रॉपर्टी कलेक्टिवली ऑन हो और सब बराबर रहे। मींस जो प्रॉपर्टी ऑनिंग वाली चीज है ये गवर्नमेंट के हक में हो, गवर्नमेंट खुद देखे कि क्या करना है, कैसे किस चीज की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, कैसे उसको कम करना है, ताकि इनइक्वालिटी को कम किया जा सके और सबको इक्वली ट्रीट किया जा सके, सबको बराबर रखा जा सके। आया समझ? एक बार सिंपली समझो क्या था इस पूरे टॉपिक में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के हमारे जो प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि लॉन्ग आवर्स, लो वेजेस, अनसेफ कंडीशन, इसके रिस्पॉन्स में सोशलिज्म के क्या आइडियाज आए थे। सोशलिस्ट का मानना था कि सोसाइटी का जो मेन गोल है ना, वो सबके वेलफेयर के लिए होना चाहिए, पर्सनल प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी का रीजन बताया गया है और वर्कर्स को एक साथ मिलकर अपने राइट्स और अपने लाइफ के लिए काम करना चाहिए। यही सारे आइडियाज थे जो आगे चलकर यूरोप में मेजर सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस की तरफ यूरोप को लेके गए थे और इवेंचुअली रशियन रिवॉल्यूशन तक लेके गए थे। आ गया समझ? आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया गया है, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि कैसे सोशलिज्म का आइडिया यूरोप में सिर्फ बुक्स और थिंकर्स तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि लोगों ने इसे अपनाना भी शुरू कर दिया था अपनी रूटीन लाइफ में। कैसे? देखो, 19th सेंचुरी के एंड तक सोशलिज्म को वर्कर और पीजेंट का मास सपोर्ट मिलने लगा था। पीजेंट मींस जो किसान वगैरह होते हैं, इनका भारी मात्रा में सपोर्ट मिलने लगा था। इसके कुछ पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, कैसे कैसे, चलो उन्हें देखते हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियंस। क्या है इसमें? देखो, वर्कर्स को लगता था कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने ट्रेड यूनियन बनाई, अपना एक संगठन बनाया, जिसकी मेन डिमांड क्या थी? बेटर वेजेस, वर्किंग आवर्स का कम होना, फैक्ट्रीज में वर्किंग कंडीशंस हैं जो उनको सेव करना, मींस उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए। बेसिकली जो भी जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स थे, ये सब एकजुट होकर, इकट्ठे होकर अपने राइट्स के लिए लड़ने लगे थे कि अब हमें अच्छी वेजेस भी चाहिए, हमारी सैलरी भी इंक्रीज होनी चाहिए, जो 16 से 18 घंटे हमसे काम कराया जाता है, ये वर्किंग आवर्स हमारे कम होने चाहिए और काम करने के दौरान जो हमारी सेफ्टी है उसका भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट पार्टीज। क्या है इसमें? देखो, इसी टाइम पर हमारी जो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज है ना, इसमें सोशलिस्ट पार्टी बनने लगी थी, जैसे जर्मनी, फ्रांस, रशिया। इन देशों में ये पार्टीज बहुत ही जल्दी पॉपुलर भी हो गई थी और ये जो सोशलिस्ट पार्टी है, ये मेनली जो वर्कर्स है ना और जो पीजेंट्स है, इनकी आवाज बनने का इन्होंने काम किया था, क्योंकि ये भी यही मुद्दा उठा रही थी बार बार कि वर्कर्स की जो वेजेस है उनको बढ़ाया जाए, उनके वर्किंग आवर्स को कम किया जाए। इसीलिए वर्कर्स का भी इनको फुल सपोर्ट था कि हमारे हक में कोई बोल रहा है। यही रीजन था कि बहुत जल्दी ये सारी पार्टीज इन जगहों पर फेमस भी हो गई थी। आगे देखो, थर्ड पॉइंट है सेकेंड इंटरनेशनल।
1889। क्या है इसमें देखो, 1889 में एक मेजर स्टेप लिया गया था जब सेकेंड इंटरनेशनल बनाई गई थी। क्या है ये सेकेंड इंटरनेशनल? देखो, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन था जो कि दुनिया भर के सोशलिस्ट और वर्कर्स को इकट्ठा कर रही थी, जिसका मेन एम क्या था कि एक ग्लोबल मींस वैश्विक तौर पर सोशलिस्ट मूवमेंट क्रिएट करना। मतलब इनका मेन एम क्या था कि दुनिया भर के जो वर्कर्स हैं, जिनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है, जो ये स्ट्रगल कर रहे हैं, इन सब की एक आवाज बनना, मींस इन सबको इकट्ठा करके एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बनाना, ताकि जो इनके लिए वेलफेयर के काम कर सके, इनको इंसाफ दिला सके। आगे देखो, लास्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑन नेशनल पॉलिसी। क्या मतलब है इसका? धीरे धीरे जो सोशलिस्ट का आइडियाज था ना, इसका असर नेशनल पॉलिसीज पर भी दिखने लगा था। कैसे? देखो, जो अर्ली 20th सेंचुरीज तक सोशलिज्म एक पावरफुल इंटरनेशनल मूवमेंट बन चुका था। सोशलिज्म को लेके जो संगठन बनाए गए थे, ये एक पावरफुल इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मूवमेंट, अंतरराष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था। मीन्स अब सिर्फ एक सिंगल वर्कर की बात नहीं रह गई थी कि काश मेरी इनकम बढ़ जाए, काश मेरी वेजेस इंक्रीज हो जाए, या काश मेरे वर्किंग आवर्स कम हो जाए। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल का मुद्दा नहीं रह गया था, बल्कि ये एक पॉलिटिकल फोर्स बन गया था। हर जगह के वर्कर्स अब इस चीज को उठाने लगे थे कि हमारी वेजेस को कम बढ़ाया जाए, हमारी वर्किंग कंडीशन सुधारी जाए, हमारी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। सिंपली देखो, एक बार मैं बताती हूँ आपको क्या है इस टॉपिक में। सोशलिज्म सिर्फ एक थ्योरी नहीं रह गया था, बल्कि लोगों की जो लाइफ है, लोगों की जो जिंदगी है, उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया था। ट्रेड यूनियन, सोशलिस्ट पार्टी और सेकेंड इंटरनेशनल जैसे स्टेप्स ने इसे एक इंटरनेशनल मूवमेंट बना दिया था। इस चीज को एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना दिया था कि अब तो जो लेबर हैं, उनकी वेजेस को बढ़ाना ही होगा, उनके वर्किंग आवर्स को कम करना ही होगा, काम के दौरान उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना ही होगा। इसी मूवमेंट के चलते आगे जाकर यूरोप में पॉलिटिकल सिस्टम में भी बहुत बड़े मेजर चेंजेस हुए। आ गया समझ? तो स्टूडेंट, आज हमने देखा कैसे इंडस्ट्रियल सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को देख के नए थिंकर्स ने सोशलिज्म का आइडिया दिया, और कैसे फिर धीरे धीरे इन्हीं आइडियाज की वजह से वर्कर और पीजेंट के बीच एक पावरफुल मूवमेंट क्रिएट हो गया। तो स्टूडेंट्स, यहीं से यूरोप की पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर शुरू होता है, और इसी बैकग्राउंड से जन्म लेती है एक ऐसी रेवोल्यूशन जिसने दुनिया के पहले सोशलिस्ट स्टेट को बनाया, एस्टैब्लिश किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 की। रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या उसके दौरान मूवमेंट्स हुए, या फिर रेवोल्यूशन के दौरान क्या क्या मेजर चेंजेस आए, इसके डिटेल्स करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड don't forget to hit like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, which is Back to School. See you in the next class. Bye bye.